बच्चों का स्वागत एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पादपों में पोषण। इन क्लास 6 कक्षा 6 में यू लर्नड आपने सीखा दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि फूड जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। यू आल्सो लर्नड आपने ये भी सीखा दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स ये सारी चीज़ें किसी भी भोजन के अवयव होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और ये सारे के सारे जो फूड के कंपोनेंट हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं यानी पोषक तत्व कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स प्लांट्स अपना भोजन स्वयं सिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब स्वयं बना सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लेकिन जानवर और साथ ही मानव कैन नॉट ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स तो फिर ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये अपना भोजन उन प्लांट से और एनिमल से प्राप्त करते हैं, ऐसे एनिमल से जो पौधों को खा करके अपना भोजन बनाते हैं। थस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स तो इस तरह ह्यूमंस और दूसरे जानवर सीधे तौर से या अपरोक्ष रूप से पौधों के ऊपर यानी पादपों के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट है, निर्भर है। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड अब बूझो ये जानना चाहता है कि किस तरह पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पादपों में भोजन बनाने के तरीके। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म प्लांट्स अकेले ऐसे सजीव हैं दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देम सेल्व्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स और अपना भोजन बनाने के लिए ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स और ये सारे रॉ मटेरियल यानी ये जो कच्चा माल है ये सब उनकी सराउंडिंग्स में जो है प्रेजेंट रहता है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व किसी भी सजीवों के को एनेबल करता है, समर्थ बनाता है किस चीज़ में? टू बिल्ड देयर बॉडीज़ उनके शरीर के निर्माण में, टू ग्रो उनकी वृद्धि में, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने में, एंड प्रोवाइड द एनर्जी और वह ऊर्जा प्रदान करने में, टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस जिससे जीवन संबंधी प्रक्रियाएं चलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है, एक ऐसा तरीका है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी सजीव के द्वारा भोजन लिया जाता है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन और इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है बाय द बॉडी शरीर के द्वारा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड यानी पोषण का वह तरीका जिसके द्वारा कोई सजीव भोजन तैयार करता है स्वयं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस साधारण सब्सटेंसों का यूज करके इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक तो इस प्रक्रिया को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं यानी स्वपोषण कहते हैं। यानी ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट यानी पोषण। देयरफॉर इसलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स इसलिए पादपों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, मतलब स्वपोषी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको स्वपोषी? बिकॉज दे कैन
प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। एनिमल्स और दूसरे अधिकांश सजीव भोजन लेते हैं। कैसा भोजन लेते हैं? प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा तैयार किया गया। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऐसे सजीवों को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स, यानी परपोषी, क्योंकि ये दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, यानी पादपों के द्वारा बनाए गए भोजन को ये लेते हैं। पहेली वांट्स टू नो, पहेली भी ये जानना चाहती है कि भाई आवर बॉडी, कि हमारा शरीर कैन नॉट मेक फूड, यानी हमारा शरीर क्यों नहीं भोजन बना सकता, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से, लाइक प्लांट्स डू, जिस तरह पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नाउ वी मे आस्क, अब हम ये पूछ सकते हैं कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की फूड फैक्ट्री जो है, यानी भोजन बनाने के जो कारखाने हैं, आर लोकेटेड, वो कहाँ स्थित होते हैं किसी भी पादप में। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, क्या भोजन किसी भी पादप के हर अंग में, हर पार्ट में बनाया जाता है, और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, या सिर्फ कोई विशेष पार्ट्स में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और पादप जो है किस तरह रॉ मटेरियल्स को अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और किस तरह ये पौधे ट्रांसपोर्ट करते हैं ये पादपों के अंदर जो फूड फैक्ट्रीज होती है, यानी जहाँ भोजन तैयार होता है, ऐसा कारखाना जो उनके अंदर होता है जहाँ भोजन तैयार किया जाता है, तो किस तरह ये पादप उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्रीज तक। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो ये स्पष्ट हो गया यहाँ पर, ये क्लियर हो गया कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी किसी भी पादप में पत्तियाँ उसकी फूड फैक्ट्रीज होती है, यानी वो भोजन बनाने के कारखाने हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसलिए सारे जितने भी कच्चा माल है जिससे भोजन बनाया जाता है उसे पत्ती तक पहुंचना अनिवार्य है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, पानी और मिनरल यानी खनिज लवण जो कि सॉइल में, ज़मीन में प्रेजेंट होता है, आर एब्जॉर्ब, उसे सोख लिया जाता है बाय द रूट्स, जड़ों के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसका परिवहन कर दिया जाता है टू द लीव्स तक, पत्तियों तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है इन थ्रू द टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो पत्ती की सतह पर मौजूद होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, और पत्ती में ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो एक विशेष तरह की सेल्स, जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं, उसके द्वारा जो है सुरक्षित होते हैं, सराउंडेड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को यानी इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये जो विशेष चीज़ें, स्पेशल चीज़ें जो आपके लिए दिखाई गई है उनको भी हम देखते हैं। जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोशिकाओं का है पत्ती में। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आपने देखा है कि जब भवन निर्माण होता है तो वो ईंटों के द्वारा होता है। सिमिलरली, इसी तरह द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, तो इसी तरह सजीवों का जो शरीर है उसका निर्माण भी ईंटों की तरह छोटे छोटे यूनिट्स से होता है, उनको हम सेल कहते हैं। सेल मतलब कोशिकाएं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और कोशिकाओं को हम हमारी आँखों से नहीं देख सकते, सीधी आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो एक कोशिका के द्वारा ही बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाई ए थिन आउटर बाउंड्री
कोई भी सेल एनक्लोज होती है आउटर बाउंड्री के द्वारा, एक पतली सी झिल्ली के द्वारा, कार्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कार्ड द न्यूक्लियस। एक विशेष तरह की गोल गोल संरचना हर कोशिका में होती है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये जो केंद्रक होता है वो एक जेली लाइक सबस्टेंस से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब देखिए बूजो क्या पूछ रहा है यहाँ पर। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। बूजो अब ये जानना चाहता है कि पानी और मिनरल जो जड़ों के द्वारा सोखा जाता है वो किस तरह पत्तियों तक पहुँचता है। तो ये देखिए आप कि जड़ों के द्वारा जो पानी और मिनरल सोखा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, वो पत्तियों तक कैसे पहुँचता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पानी और खनिज लवण परिवहन कर दिया जाता है लीव तक बाय द वेसल्स, उन वेसल्स के द्वारा, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो पाइप जैसी संरचनाएं जो जड़ से शुरू होती है और तने से होती हुई, ब्रांचों से होती हुई पत्तियों तक पहुंचती है। तो ऐसी नल जैसी व्यवस्था होती है, उसके द्वारा मिनरल्स और वाटर को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और इस तरह लगातार ये एक रास्ता सा बन जाता है और उसके द्वारा जड़ों से सोखा हुआ जो सबस्टेंस है, जो मिनरल्स और वाटर है, वो लगातार पत्तियों तक पहुंचता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स, इन पौधों के अंदर मिनरल्स का जो परिवहन है उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करोगे चैप्टर नंबर 7 में। अब पहेली फिर एक क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पर। पहेली वांट्स टू नो, पहेली ये जानना चाहती है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, यानी पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड, कि वे पत्तियाँ ही भोजन का निर्माण करती है, बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट, जबकि पादप के दूसरे भाग भोजन तैयार नहीं कर सकते। यानी पत्तियों में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है कि पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है और पादप के दूसरे भागों में भोजन का निर्माण नहीं होता। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आई कि पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, मतलब हरित लवक कहते हैं। और ये हरित लवक क्या करता है, इट हेल्प्स लीव्स, ये पत्तियों की सहायता करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, सूर्य की रोशनी और सूर्य की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड, अब सूर्य से जो ये एनर्जी कैप्चर की जाती है इसका पत्तियाँ प्रयोग करती है टू सिंथेसिस या प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी इस एनर्जी का उपयोग करती है पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को साथ लेकर के भोजन बनाने में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब चूँकि भोजन बनाने की ये जो प्रक्रिया है वो सूर्य की रोशनी में ही होती है, तो इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। यानी पादपों में जो भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सूर्य की रोशनी में ही संभव होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को, इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब कंबाइन, यानी संश्लेषण या संश्लेषित करना या बनाना। सो वी फाइंड दैट, इसलिए हमको ये पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको कैरी आउट करने में
अब हमको ये पता चल गया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सारी चीज़ें नेसेसरी होती है। किसमें नेसेसरी होती है? टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में। इट इज़ यूनिक प्रोसेस, ये एक यूनिक प्रोसेस है ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी को लीव्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है, उसका स्टोर किया जाता है पादपों के अंदर भोजन के रूप में। थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि सूर्य सभी सजीवों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी अंतिम स्रोत है एनर्जी का, यानी इसी से सभी को एनर्जी मिलती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप कल्पना कर सकते हैं पृथ्वी के ऊपर जीवन की फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में? नहीं कर सकते। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यदि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तो किसी भी तरह का भोजन नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों का जो जीवन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, यानी सभी सजीवों का जो जीवन है वो सीधे तौर से या एप्रोक्स रूप से उन प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन के ऊपर ही निर्भर होता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों के लिए, इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, जीवन पृथ्वी पर असंभव हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, पत्तियाँ जिनकी सेल्स में क्लोरोफिल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करती है टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, और इस समीकरण से, इस इक्वेशन से आप इसको समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के द्वारा, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के कारण ये चीज़ें बनती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, पत्तियों के अंदर स्टार्च की उपस्थिति इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के संपन्न होने की तरफ इशारा करती है। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए बूझो भाई साहब फिर आगे, और ये एक और प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। अब इससे पहले कि ये कोई प्रश्न पूछे, एक प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे कि आप को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। यदि आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, नए दर्शक हैं, नए पाठक हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं, बूझो भाई साहब के पास चलते हैं। बूझो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स, बूझो को कुछ ऐसे पादप मिलते हैं विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, जिनकी पत्तियाँ गहरे लाल रंग की या वायलेट रंग की या ब्राउन कलर की हैं। तो यहाँ पर बूझो भाई साहब ये जानना चाहते हैं, ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या उन
पौधों की पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है? यानी अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और हरा रंग की जो पत्तियां होती है उसमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। लेकिन अब वो जो ये कह रहा है कि भैया कई पौधों में पत्तियां हरी नहीं होती, लाल रंग की होती है, या वायलेट कलर की भी होती है, या ब्राउन कलर की भी होती है, कि तो ये जानना चाहता है कि वहाँ भी क्या फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसको भी हम समझते हैं एक्टिविटी 1.1 के द्वारा। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के दो गमलों में लगे हुए पौधे लो। कीप वन इन द डार्क, एक गमले को आप अंधेरे में रख दो, और इन्हें ब्लैक बॉक्स या एक काले बक्से में बंद कर दो फॉर 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे गमले को आप सूर्य की रोशनी में रख दो। फिर आप ऑब्जर्व करना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, और जैसा आपने कक्षा 6 में किया था उसी तरह उनका पत्तियों के ऊपर आयोडीन टेस्ट कीजिए स्टार्स की उपस्थिति जांचने के लिए। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपने परिणाम जो आपको मिलते हैं उनको रिकॉर्ड कर लीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज, अब उस गमले को आप बाहर लिया आओ सनलाइट में, जिसको आपने 72 घंटे के लिए अंधेरे में रखा था, अब उसको 3-4 दिन के लिए सनलाइट में छोड़ दो। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, अब इसकी पत्तियों पर फिर दोबारा आयोडीन टेस्ट कीजिए, और दोबारा फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपने परीक्षणों को फिर रिकॉर्ड करिए इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, तो अब आपको पता चलेगा कि ऐसी पत्तियां जिनका रंग हरा नहीं होता, हरे के अलावा दूसरा रंग होता है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स, क्योंकि उन पत्तियों के अंदर जो हरा रंग दिखाई नहीं देता, वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उनमें लाल, ब्राउन या दूसरे पिगमेंट की भारी मात्रा मास्क द ग्रीन कलर, वो हरे रंग को ढक लेती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन पत्तियों में भी होती है। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, यानी गंदे पानी के तालाबों में या गड्ढों में आपने कुछ हरे रंग के पैचेज देखे होंगे। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये जो पैचेज बनते हैं गंदे पानी में या छोटे छोटे गड्ढों में, वो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तरह की सजीवों में एक वृद्धि के कारण बनते हैं, कॉल्ड एलगी, यानी एलगी नाम का कोई प्लांट्स होता है, उसके कारण ये हरे धब्बे दिखाई देते हैं। कैन यू गैस वाई एलगी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप गैस कर सकते हो कि एलगी का रंग हरा क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, क्योंकि उनके अंदर भी जो है क्लोरोफिल भरा होता है, और उसी के कारण उनका रंग हरा होता है। एलगी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, एलगी भी अपना भोजन स्वयं बना लेती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा और यानी पौधे जो है और किस तरह का भोजन बनाते हैं। यू हैव जस्ट लर्नड, आपने अभी अभी ये सीखा, दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, और इन्हीं के द्वारा दूसरे भोजन के अवयवों का भी निर्माण होता है, जैसे कि प्रोटीन्स है और फैट्स है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, अब ये पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? रिकॉल
that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. याद करो कि नाइट्रोजन नाम की जो गैस है वो एयर में भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में गैसियस फॉर्म में होती है, यानी गैस के रूप में होती है. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. हालांकि प्लांट्स इस नाइट्रोजन को सीधे ही ग्रहण नहीं कर सकते, गैसियस फॉर्म में ग्रहण नहीं कर सकते. तो कैसे ग्रहण करते हैं? सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, यानी भूमि में कुछ विशेष तरह के बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, जो इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ए यूजेबल फॉर्म, एक ऐसी यूजेबल फॉर्म में, एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और इस को ये सॉइल में रिलीज कर देते हैं, भूमि में रिलीज कर देते हैं. दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और इस यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को पौधों के द्वारा, पादपों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ साथ. आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. इसके अलावा आपने किसानों को फर्टिलाइजर्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे ज़मीन में डालते हुए देखा होगा. इन दिस वे, इस तरीके से द प्लांट्स फुलफिल, प्लांट्स पूर्ति करते हैं देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की उनकी आवश्यकता की, अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स के साथ साथ. प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. तो इस तरह प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन्स का निर्माण कर सकते हैं. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण के और दूसरे तरीके. देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता. दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, और ऐसे पौधे भोजन नहीं बना सकते. हाउ डू दे सर्वाइव, तो ये इस तरह के पौधे कैसे जीवित रहते हैं. एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स. तो इस तरह के पौधे ऐसे, यानी मानव और जानवरों के साथ साथ अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं. दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन का हेटेरोट्रॉफिक मोड, यानी पर पोषण. लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. क्या आपने एक पीले रंग की तार जैसी संरचना देखी है जिसकी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, जो किसी पेड़ की शाखाओं पर, उसके तने पर लिपटी रहती है. दिस इज़ ए प्लांट कॉल्ड कुस्कुटा अमरवेल. इस तरह के प्लांट को कुस्कुटा या अमरवेल कहते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता. इट टेक्स रेडीमेड फूड, ये तैयार बना बनाया भोजन प्राप्त करती है फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, उसी पौधे से, उसी पादप से जिसके ऊपर ये लिपटी रहती है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. जिस प्लांट के ऊपर ये अमरवेल चिपकी रहती है उस प्लांट को होस्ट कहते हैं. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, अब चूँकि ये अमरवेल जिस प्लांट के ऊपर लिपटी रहती है उसके सारे जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है, जो मूल्यवान पोषक तत्व है, उन सब से उसको वंचित कर देती क्योंकि ये खुद चूस जाती है सारे न्यूट्रिएंट्स को, और उस पादप को जिस पे ये लिपटी रहती है उसको पूरी तरह से उन न्यूट्रिएंट से वंचित कर देती है. जैसे ये देखिए आप, ये अमरवेल इस पादप पर ये लिपटी हुई है, ये पीले रंग की वायरी स्ट्रक्चर जो हर जगह से चूस रही है इस पौधे को, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया इसने और पौधा सूख जाता है. तो कुस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. इस कुस्कुटा को हम पैरासाइट कहते हैं, परजीवी. आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट.
क्या हम और दूसरे जानवर भी एक तरह के पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट। तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए एंड डिस्कस विद योर टीचर, और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। अब पहेली जी आ गई यहाँ पर, और पहेली भी जानना चाहती है, कोई बात पूछ रही है आपसे। पहेली वांट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है कि वेदर मस्कीटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेज दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट, यानी पैरासाइट हैं। यानी पहेली ये जानना चाहती है कि जो मच्छर हैं, इसके अलावा जो खटमल हैं, इसके अलावा जो जुएँ होती है जो बालों में रहती है, इसके अलावा लीचेज, ये जो हमारे ब्लड को चूस करके ज़िंदा रहते हैं, ये सारी चीज़ें, क्या ये भी पैरासाइट है? बिल्कुल है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स, क्या आपने कभी देखा है या सुना है ऐसे पादपों के बारे में दैट कैन ईट एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खा सकते हैं? यानी पौधे, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। क्या सुना है आपने या देखा है ऐसे पादपों को? देयर आर ए फ्यू प्लांट्स, ऐसे कुछ पौधे हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं एंड डाइजेस्ट देम, और उनको पचा डालते हैं, खा जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, इस तरह के पादप हरे रंग के भी हो सकते हैं और दूसरे रंगों के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में आप इस पादप की संरचना को देखिए। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, इसकी पत्ती जो है मॉडिफाई हो गई है एक पिक्चर लाइक, यानी एक घड़े जैसी या जग जैसी संरचना में। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड, और इसका ऊपरी सिरा जो है पत्ती का, वो एक ढक्कन की तरह बन गया है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो इस पिक्चर के माउथ को बंद कर सकता है और खोल भी सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, पिक्चर इस घड़े जैसी संरचना के अंदर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवार्ड्स, एंड हेयर जैसी संरचना होती है, बालों जैसी, जो नीचे की तरफ झुकी रहती है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब भी कोई कीड़ा इस पिक्चर जैसी संरचना में अंदर गिरता है तो द लिड क्लोजेज, तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो फंसा हुआ कीड़ा है उसके ऊपर चारों तरफ से जो बाल जैसी संरचना होती है उनमें वो उलझ जाता है। द लिड क्लोजेज, ढक्कन बंद हो जाता है। एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और वह कीड़ा उसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेज सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। अब क्या होता है, उस इंसेक्ट को पचा लिया जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेज, यानी पाचक रसों के द्वारा, जो सेक्रेटेड होते हैं पिक्चर में से निकलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जितने भी उस कीड़े के अंदर हैं, यानी उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उनका शोषण कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो ऐसे पौधे जो कीड़ों को या जानवरों को मार के खा जाते हैं, ऐसे पादपों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, यानी कीट भक्षी पादप या कीट भक्षी पादप कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow, संभव है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो सारे के सारे ज़रूरत के पोषक तत्व प्राप्त नहीं करते ज़मीन में से जहाँ वो उगते हैं, तो वहाँ उसको हो सकता है कि सारे के सारे पोषक पदार्थ नहीं मिलते हों। अब बूझो फिर एक प्रश्न लेकर के आ गया, पूछ रहा है आपसे। बूझो इज़ कन्फ्यूज्ड, बूझो परेशान है, कन्फ्यूज है। If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? यानी बूझो ये कहता है कि ये जो पिचर प्लांट है ये भी हरे रंग का होता है और इसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संभव है, तब ये कीड़ों को क्यों मार के खाता है? यानी ये भी एक समस्या है, यानी कीड़े क्यों मारने की ज़रूरत पड़ी इस पिचर लाइक पौधे को? यानी ये भी हरे रंग का है तो फोटोसिंथेसिस इसमें भी होता है,
और फोटोसिंथेसिस से भोजन ये भी बनाता होगा, फिर कीड़े और क्यों मारता है ये? तो हो सकता है कि और दूसरे न्यूट्रिएंट इसको नहीं मिलते, यानी सारे पोषक तत्व इसको नहीं मिलते ज़मीन में से, तो कुछ विशेष पोषक तत्वों के लिए ये कीड़ों के ऊपर निर्भर होता है, जिससे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, पोषण की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। Saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable. तुमने देखे होंगे मशरूम्स के पैकेट्स sold in the vegetable market, सब्जी मंडी में। You may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soils. और आपने छतरी जैसी संरचना वाले कुछ संरचनाएं देखी होगी मॉइस्ट सॉइल्स में, नम जमीन के ऊपर, या ऑन रोटिंग वुड, सड़ी हुई लकड़ी में से, ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान, बरसात के मौसम में। फिगर 1.7 ये फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये है आपकी ये संरचना, ये छतरी अम्ब्रेला लाइक संरचना है, ये देखिए आप। और ये बरसात के मौसम में मॉइस्ट सॉइल में या रॉटन वुड में ये उगते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। हम ये पता लगाते हैं कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की इनको ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब बूझो फिर एक सवाल लेकर के उपस्थित है आपके सामने। बूझो वांट्स टू नो, बूझो जानना चाहता है कि हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, कि किस तरह ये सजीव प्राप्त करते हैं पोषण। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू, इनके पास जानवरों की तरह मुंह नहीं होते। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल, ये हरे पादपों की जैसे नहीं होते और इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, और ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन भी नहीं बना सकते। तो किस तरह ये अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, तो ये देखेंगे एक्टिविटी 1.2 में। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, एंड मॉइसन इट, उसे थोड़ा गीला कर लीजिए, विद वाटर, पानी से। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस, उसे नम और गर्म जगह पर आप रख दीजिए फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिन के लिए। और अनटिल फ्लफ़ी पैचेज अपीयर ऑन देम, या जब तक के लिए जब तक कि उसमें कुछ पैचेज, फ्लफ़ी पैचेज आपको दिखाई नहीं दे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेज, इन ये जो पैचेज इसमें पैदा हुए उनका रंग कैसा है। ऑब्जर्व द पैचेज, अब उन पैचेज को आप ध्यान से निरीक्षण कीजिए। अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी से और ए मैग्नीफाइंग ग्लास से। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख लीजिए इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, तो आपको दिखाई देगा कॉटन लाइक थ्रेड, यानी कुछ ऐसी संरचना, कॉटन लाइक थ्रेड यानी सूती धागों जैसी रचना आपको दिखाई देगी उस जो है ब्रेड के टुकड़े के ऊपर। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम फंगी कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें पोषण का एक अलग तरीका होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये अपने पोषक तत्व ब्रेड से प्राप्त करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह का पोषण, इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें कोई सजीव, टेक इन न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, किसी मृत या सड़े हुए पदार्थ से, इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो मृतजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी मृत जीवी कहते हैं, यानी ये मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथेज एंड अदर आर्टिकल्स। फंगी जो है पिकल्स यानी अचार, चमड़ा, कपड़े और दूसरे सामानों पर भी ग्रो हो जाती है, दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे सामान जिनको हम छोड़ देते हैं, पड़ा रहने देते हैं नम और गर्म स्थान पर लंबे समय तक के लिए, वहाँ पर फंगी पैदा हो जाती है उन सामानों के ऊपर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बरसात के मौसम में दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। ये फंगी बरसात के मौसम में इस तरह बहुत से सामानों को ख़राब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनास ऑफ फंगी इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से आप घर के अंदर फंगी के जो मीनास है, जो खतरे हैं, उनके बारे में पूछ सकते हो। द फंगल स्पॉर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब ये फंगल स्पॉर्स जो होते हैं, यानी फंगी के जो धागे जैसी रचनाएं होती है, वो प्राय हमेशा हवा में मौजूद होती है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। और जैसे ही ये फंगी की जो संरचनाएं हैं, जब जैसे ही ये किसी नम और गर्म चीज़ों के ऊपर गिरती है, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ये अंकुरित हो जाती है और ग्रो करने लगती है। नाउ कैन यू फिगर आउट, क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स, कि किस तरह हम हमारे सामानों की सुरक्षा करें फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खराब होने से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। एक दूसरे को जो है पोषण या पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस प्रक्रिया को सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। विशेष तरह की फंगी पौधों की जड़ों में के अंदर रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगीज। अब पौधे इन फंगीज को पोषण प्रदान करते हैं, एंड इन रिटर्न, और बदले में द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और बदले में ये फंगस जो है पौधे को पानी और विशेष तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको लाइकेंस कहा जाता है। ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा। और ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जिसको हम अलगा कहते हैं, उसके साथ ये रहता है। एंड फंगस लिव टुगेदर, और फंगस ये आपस में मिलजुल करके रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। अब फंगस जो है एल्गा को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स शेयर करता है, और इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। बदले में एल्गा भोजन तैयार करता है और फंगस के लिए उसे प्रोवाइड भी करता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब पोषक तत्वों की जब कमी आ जाए सॉइल में, तो उनको सॉइल में दोबारा से कैसे रिप्लेनिश किया जाता है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। आपने किसानों को देखा होगा अपने खेतों में फर्टिलाइज़र और मैन्योर छिड़कते हुए, यानी जो है खाद डालते हुए, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। या फिर आपने मालियों को भी देखा होगा, बागवानों को लॉन में और पॉट्स में खाद डालते हुए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि भाई दिस इज़ डन, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। यू लर्नड, आपने सीखा, दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, कि पादप सॉइल में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है ज़मीन में। तब
फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर तब फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स तब ऐसे फर्टिलाइजर्स या खाद जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस etc है, यानी ऐसी खाद जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। इनको जो है ज़मीन में, भूमि में डाला जाता है उसकी पूर्ति के लिए। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है समय समय पर सॉइल में डालने की, सॉइल को एनरिच करने की, जिसमें पूर्ति हो जाए उनकी। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी। हम पौधों को ग्रो कर सकते हैं और उनको हेल्दी बनाए रख सकते हैं। इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यदि हम उन पौधों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को, पोषक तत्वों की ज़रूरतों को फुलफिल कर सकें। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन। सामान्यतया जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, यानी फसली जो पौधे होते हैं, वो ढेर सारी मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। यू लर्नड, आपने सीखा, दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, कि नाइट्रोजन गैस भारी मात्रा में हवा में मौजूद होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर, लेकिन इस तरह हवा के रूप में, वायु के रूप में गैसियस नाइट्रोजन को पौधे सीधे तौर से ग्रहण नहीं कर सकते। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म, लेकिन उनको नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको लेता है और उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन ये जो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, ये स्वयं भोजन तैयार नहीं कर सकता। सो इट ऑफन लिव्स, इसलिए प्राय ये रहता है इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीच, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो फिर ये कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है? ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, ये क्या करता है कि ये जो है ऐसे पौधों की जड़ों में, इन कुछ पौधों की जड़ों में रहता है, जैसे कि ग्राम है, पीज है, मूंग है, बीन्स है, और दूसरे जितने भी दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया रहता है और प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और उन पौधों को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देता है इन रिटर्न, और बदले में द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में ये जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं ये उस बैक्टीरिया को शेल्टर प्रदान करते हैं और उसको फूड प्रोवाइड करवाते हैं, यानी उसको भोजन की पूर्ति करते हैं। दे थस, तो ये इस तरह है वे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनमें ये एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये एसोसिएशन बड़े महत्व की है फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, वे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र की मात्रा में कमी ला सकते हैं। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, उन खेतों में जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स की खेती होती है, यानी जहाँ दलहनी फसल पैदा होती है, उन खेतों में उनको ऐसे फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती जिनमें नाइट्रोजन होता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेज दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो दालें आप खाते हैं ये सारी अधिकांश दालें लेग्यूमिनस प्लांट से ही हमको मिलती है। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट, इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, कि अधिकांश जो पादप हैं वो स्वपोषी होते हैं
ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक, कुछ ही पौधे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं और सेप्लोट्रॉफिक होते हैं। दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स, सारे एनिमल्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं, यानी परपोषी की कैटेगरी में रखते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, या दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, क्या हम अब ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीट भक्षी जो पौधे होते हैं, क्या वो कुछ पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं? ये कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चों। ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉफ्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्लोट्रॉफ्स, सेप्लोट्रॉफिक और स्टोमेटा। व्हाट यू हैव लर्नड, ये समरी है पूरे चैप्टर की। इस समरी को अपन एक बार पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। एंड यूटिलाइज इट, और इसके यूटिलाइज की ज़रूरत होती है। टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर के मेंटेनेंस के लिए। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, इनको स्वपोषी कहते हैं। प्लांट्स लाइक केस्कुटा आर पैरासाइट्स, केस्कुटा जैसे जो पौधे होते हैं, यानी जिनको हम अमरबेल भी कहते हैं, ये पैरासाइट कहलाते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ये उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिस पर ये रहते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं प्लांट्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन के निर्माण के लिए। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, अति आवश्यक ज़रूरत है इन चीज़ों की। कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है, ये फोटोसिंथेसिस का ही एक प्रोडक्ट है। सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स इन प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, जो कि पत्तियों में और पौधों में उपस्थित होता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, वो पैदा होती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान बनती है, उसे सभी सजीवों के द्वारा अपने जीवन के लिए ग्रहण किया जाता है, उसका श्वसन में यूज किया जाता है। मैनी फंगी डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, बहुत सारे जो फंगल यानी जो फंगी होते हैं वो अपना पोषण मृत और सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं। दे आर सेप्लोट्रॉफ्स, इनको सेप्लोट्रॉफ्स कहा जाता है। ए फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, कुछ पौधे और सभी तरह के जानवर आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने पोषण के लिए। एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, और इन सभी को हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ अब ये चैप्टर पूरा होता है और अगले वीडियो में फिर एक और नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।